हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम ज्योमेट्री अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस सेगमेंट में हम किस किस एग्जाम को कवर कर रहे हैं। स्पेसिफिक यदि हम बात करें यहाँ पे, तो स्पेसिफिकली हम बात करते हैं एसएससी मेंस की। मैं सीधी बात करूँगा, एसएससी मेंस की मैं सीधी बात करूँगा। और साथ में आप केट की तैयारी कर रहे हों या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो कोर्स होने वाला है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में। तो सबसे पहले सबसे छोटी चीज जानते हैं, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के बारे में पहले जान लीजिए बच्चों। पॉइंट क्या होता है कि इसकी ना कोई लेंथ होती है, न ही इसकी कोई लेंथ होती है, न ही इसकी कोई ब्रेथ होती है, ठीक है, और न ही इसकी कोई हाइट होती है, ठीक है, न ही इसकी कोई हाइट होती है। यानी कि बोला जाए तो ये एक क्या है, जीरो डायमेंशन का फिगर है। जीरो डी आपने पहली बार सुना होगा, शायद आपने 1D सुना हुआ है, 2D सुना हुआ है, 3D सुना हुआ है। ये जीरो डायमेंशन का फिगर होता है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं पॉइंट की, तो पॉइंट क्या है, जीरो डायमेंशन का फिगर है। और मान लीजिए कि कहीं पे भी, मान लीजिए इस जगह में पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट किया, ये मैंने पॉइंट किया, ये भी पॉइंट किया, ये पॉइंट किया, तो जितने भी यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाए हैं ना भाई, इन सबकी क्या है, एक यूनिक लोकेशन है। क्या है इनकी? एक यूनिक लोकेशन है, यानी कि एक स्पेसिफिक इनकी लोकेशन है कि ये यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, इन्हें ही हम पॉइंट बोलेंगे। यदि इसकी बात करें तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगली हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या है बच्चों? लाइन क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट जब मिलते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट का जो सेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यदि मिला दिया जाए तो एक लाइन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये एक लाइन बन जाती है। जैसे कि मैं ए बी लाइन की बात करता हूं तो ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट की। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन का मैं एक छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ से यहाँ का हिस्सा ले रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है ना। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे जब लाइन की मैं बात कर रहा था तब तो पॉइंट्स क्या थे, इनफाइनाइट थे, लेकिन लाइन सेगमेंट में पॉइंट फाइनाइट होते हैं। एक मतलब लाइन का छोटा सा टुकड़ा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें हैं, ऑब्वियस है, एग्जाम में ये सब पूछेगा नहीं, डेफिनेशन कहीं पूछेंगे नहीं, बट फिर भी यदि आपको बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी है, अच्छे अच्छे थ्योरम्स यदि पढ़ने हैं, तो जहां तक कि मेरा मानना है कि आप नॉर्मली छोटी छोटी चीजों को पहले आराम से लेकर के चलो, उसके बाद में आप बड़े बड़े थ्योरम्स को आराम से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। यदि मैं रे की बात करता हूं बच्चों, तो ध्यान देना, तीनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, सबसे पहले मैंने बात की लाइन की। लाइन तो क्या हो गई ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने लाइन सेगमेंट की बात की भैया ना, तो लाइन सेगमेंट हो गया भैया मेरे ये। रे क्या होती है? तो मान के चलिए कि एक पॉइंट है, ठीक है, वहां से यदि मैं इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो ये क्या होगा, ये होगा रे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट है ए, ये है बी, इसको यदि मैं डिनोट करता हूं तो ये क्या होगा, ए बी के ऊपर इस तरह से वेक्टर आप लगा दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। क्लियर? चलो जी, आगे हम बात करते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट की। कोलिनियर शब्द से ही पता चलता है लीनियर लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नॉन कोलिनियर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, 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 स्पेस में इस तरह से फैले हुए हैं। यदि मैं आपको बोलता हूँ यार एक काम करो, आप इनको मिलाओ, तो आपने क्या किया, इस तरह से मिला रहे हो, ठीक है, इस तरह से मिला रहे हो, ये अजीब सा फिगर बन रहा है, ठीक है, ये एक अजीब सा फिगर बन रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि यार 3-4 पॉइंट हैं, ठीक है, वो इस तरह से रखे हुए हैं कि उनको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये लो, जैसे कि ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से है, ताकि इनको यदि मैं मिलाता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन यदि बन जाती है। तो यदि स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये क्या होंगे, ये होंगे कोलिनियर। लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, यानी कि एक रेखा का निर्माण नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो जो पूरे पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, वो क्या है, नॉन कोलिनियर है भैया। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? आगे बढ़ जाएं? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगली हम बात करते हैं
अगली बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट करना, प्रतिच्छेदी रेखाएं इन्हें बोला जाता है। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये कहाँ पे एक दूसरे को काट रही है भैया, ये इस जगह पे काट रही है, यानी कि ये जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जिसे बोला जाता है प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये जो दोनों लाइन, एक ये वाली एक ये वाली, इन्हीं क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बढ़ जाएं आगे, चलिए जी आगे देखिएगा। अगली हम बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन की। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटेगी तब वो क्या होंगी भैया मेरे, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पे ये तीन लाइन है, ठीक है, ये तीन लाइन काट रही है, या फिर हो सकता है तीन से ज्यादा हो, तो यहां पर भी क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट आएगा, ये वाला। कौन सा पॉइंट आएगा, एक कॉमन पॉइंट आएगा, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला, ये कॉन्करेंट पॉइंट होगा। और ये जितनी भी यहाँ पे आपको लाइंस नजर आ रही हैं वो क्या होंगी, वही होंगी भैया मेरे क्या, कॉन्करेंट लाइंस होंगी। यानी कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही पॉइंट से होकर गुजरे तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। क्लियर? बढ़े आगे, चलो साहब। हाँ तो जनाब अगली हम बात करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक कोई लाइन है ए बी, इस प्रकार से है, और ये कोई सी डी ऐसी लाइन है, सी डी ऐसी लाइन है कि ए बी पे ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। यानी कि एक कोई लाइन ए बी ऐसे लेटी हुई है, उसके ऊपर यदि सी डी इस तरह से परपेंडिकुलर, यदि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का यदि यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात बोलेंगे कि जो सी डी है ना भाई, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ये इसका साइन होता है, यानी कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? बढ़ जाएं आगे। अच्छा, सी डी यदि परपेंडिकुलर है ए बी के, तो क्या ए बी भी सी डी पे परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। क्लियर? बढ़े आगे, चलो जी। अब अगली हम बात करते हैं बच्चों क्या, बाइसेक्टर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बाइसेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाइसेक्टर से मतलब क्या समझते हो आप, मुझे बताओ। बाइसेक्टर से मतलब ये होता है कि सर बाई का मतलब तो दो होता है ना, है ना, और सेक्टर मतलब यानी कि दो भागों में विभाजित करे। जैसे कि मान लीजिए ए बी कोई लाइन है, ठीक है, और ये यहाँ से कोई सी डी लाइन जो है ना, वो ए बी को क्या कर रही है, दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो जो सी डी है ना भाई मेरे, जो सी डी है ना, वो क्या है, ए बी का बाइसेक्टर है। वो क्या है, ए बी का बाइसेक्टर है। ऐसे समझो, ए बी कोई लाइन है, उसको सी डी क्या करिए, दो बराबर भागों में डिवाइड करिए। यानी कि बोला जाए तो ए डी जो है यहाँ पे वो बी डी के बराबर है। तो ये जो सी डी रहेगी वो क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। बाइसेक्टर होगी किसकी, बाइसेक्टर ऑफ ए बी। किसका बाइसेक्टर होगी, ए बी का बाइसेक्टर होगी। अच्छा, कभी यदि ऐसा हो जाए, जैसे आपको इस वाले डायग्राम से तो ऐसा नजर आ रहा है कि यार ये लाइन किसी भी एंगल पे आ रही है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लाइन यदि सीधा यहाँ पे 90 डिग्री पे आके मिले, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये लाइन है ए, ये लाइन है बी, ये यहाँ पे सी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट मान लेते हैं। ये जो लाइन है सी डी अब यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गई, तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर हो गई। लेकिन भैया मेरे, आप मुझे एक बात बताएंगे, यदि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ, कैसा, देखना भाई मेरे, यदि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि जो ए डी है ना भैया, वो क्या है, बी डी के बराबर है। यानी कि ये वाली और ये वाली जो लेंथ है दोनों बराबर है, और सी डी जो है, और जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। अब इसको क्या बोला जाएगा, अब इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीन टर्मिनोलॉजी है। पहली यदि हम बात करते हैं तो पहला आपके सामने आया क्या, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हैं। दूसरी बात की हमने बाइसेक्टर की, जहाँ पे जो सी डी है ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तीसरी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। सी डी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का बना रही है ऑब्वियसली, और यहाँ पे ए बी को बराबर बराबर भागों में डिवाइड भी कर रही है। तो ये बात आपको पूरी पल्ले पड़ गई होगी कि क्या मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। क्लियर? चलो जी, बढ़े आगे, आओ सब। अगली हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस की हम बात करें तो पैरेलल लाइंस के लिए एक बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। यदि पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई यहाँ पे लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है ये ली, और एक और लाइन है नीचे,
इस तरह से कोई लाइन है, ठीक है, इस तरह से कोई दो लाइन है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक बात नज़र आ रही है कि सर ये जो पैरेलल लाइन्स है ना, ये जो दोनों लाइन्स है ना, ठीक है, ये दोनों लाइन अभी नहीं मिल रही, ठीक है, ये सीधी सीधी जा रही है, यानी कि ये आगे भी नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं क्या, पैरेलल लाइन्स डो नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, यानी कि इनका कोई भी मिलान बिंदु नहीं होता है, कोई भी इनका मीटिंग पॉइंट नहीं होता है। क्या ये बोलना भैया मेरे सही रहेगा क्या? तो आप बोलेंगे बात बिल्कुल सही है। यानी कि पैरेलल लाइंस जो होती है कभी भी नहीं मिलती है, ऐसा बोला जाता है कि ये इनफाइनाइट पे जा करके मिलती है, ठीक है। अपन यही बोलेंगे कि ये कभी नहीं मिलेंगी। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या होगी, ये हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि यार ये पैरेलल लाइन से आगे जाके ऐसा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि पैरेलल लाइंस हैं तो इनका कोई भी कभी भी मीटिंग पॉइंट नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे से नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा ना, रेलवे ट्रैक की देखा है, रेल की पटरी देखी है, तो उसमें भी तो ये होता है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि रेल की पटरी कहीं मिल जाए। अब बहुत सारे दिमागदार बच्चे बोलेंगे सर मिलती है जहाँ पे जॉइंट होते हैं। अरे भैया, वो जॉइंट होते हैं जहाँ पे ट्रेन अपना ट्रैक चेंज कर लेती है, ठीक है, तब वहाँ पे अलग अलग मिलाया जाता है। लेकिन नॉर्मली यदि हम रेल की पटरी देखते हैं तो वो क्या होती है, एक पैरेलल लाइंस का यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब कभी ऐसा हो जाए कि यार ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि ये वाली और ये वाली, यदि इनको कोई रेखा इस तरह से आके काट जाए तो इसे क्या बोलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। यानी कि ये जो दोनों है ना, ये तो पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये जो तीसरी लाइन है, जब पैरेलल लाइंस को यदि कोई लाइन काटती हुई जाती है तो वो क्या होती है भैया मेरे, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। कोई बड़ा यहाँ पे मैथ्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आगे बढ़ना है। बढ़ जाए भाई, चलो जी। अब बात करते हैं यहाँ पे एंगल्स के बारे में बच्चों। एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंगल्स को देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सर एक्यूट एंगल जो है उसको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए। एक्यूट को मैं बोलूँगा न्यून कोण। क्या बोला जाएगा भैया मेरे? न्यून कोण बोला जाएगा। अच्छा, एक्यूट की जब भी बात आ जाती है तो आपको याद रखना है, मान लीजिए कोई भी एंगल थीटा है तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, 0 डिग्री से तो बड़ी रहेगी, लेकिन ये भैया मेरे 90 डिग्री से कम रहेगी। यानी कि कोई भी एंगल यदि 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो एंगल कौन सा होगा भैया मेरे? एक्यूट एंगल होगा। अगली हम बात करते हैं राइट एंगल की, तो ये क्या होता है, इसे बोला जाता है समकोण। क्या बोला जाता है? समकोण इसको बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया मेरे? 90 डिग्री हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस की, इसे बोला जाता है अधिक कोण। क्या बोला जाएगा? अधिक कोण। यहाँ पे यदि मैं थीटा की बात करता हूँ तो 90 डिग्री से तो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, लेकिन 180 डिग्री से कम रहेगा। यानी कि न्यून कोण में क्या हुआ? न्यून कोण में हुआ 0 से 90 के बीच में, फिर समकोण पे 90 डिग्री पे आके रुक गया, अधिक कोण में 90 से 180 को लिया। फिर उसके बाद में स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं तो थीटा की यदि हम बात करें तो थीटा इस वाली जगह पे कितना हो जाएगा? इस जगह पे थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं तो 180 डिग्री से 360 के बीच में जो एंगल रहेगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में यूज़ करूँगा, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्यूट का मतलब क्या हो गया? जोर से बोलेंगे साथ में, 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल। अच्छा, राइट एंगल का मतलब क्या हो गया सर? 90 डिग्री के बराबर कर दो। ऑब्ट्यूस बोले तो अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। स्ट्रेट एंगल बोले तो 180 डिग्री के बराबर थीटा यदि है तो वह स्ट्रेट एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल बोले तो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रिफ्लेक्स एंगल होता है। और कंप्लीट एंगल की बात करें तो थीटा बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा भैया मेरे? कंप्लीट एंगल होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? सही है, बड़े आगे। चलो जी, अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। कोई ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं, यदि किसी को लग रहा है फास्ट चल रहे हैं तो भैया आप आराम से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आराम से 45 मिनट की क्लास जा करके देखो। ठीक है, आराम से टाइम वेस्ट करो। यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तो नॉर्मल है ना, ये तो रेखा गणित में आप पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ अपन एक रिकैप कर रहे हैं क्लास 7th और 8th में आई हुई आपकी ज्योमेट्री का। ठीक है, चलो जी,
अगली हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। एंगल बाइसेक्टर्स आपको ध्यान रखना है सर, एंगल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एंगल बनाता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल है अपने पास में, या फिर ये कोई दो लाइन है, इनके बीच में एंगल इस तरह से बना हुआ है। तो एक एंगल तो ये रहेगा जो दोनों के बीच में बना हुआ है, एक एंगल ये रहेगा भैया। यदि मैं इस वाली लाइन को पीछे बढ़ा दूँ तो एक एंगल ये पीछे वाला भी रहेगा। ये जो पीछे वाला एंगल रहता है ये तो क्या होता है, ये होता है एक्सटीरियर, और ये जो अंदर वाला होता है इसे बोला जाता है इंटीरियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइन है, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ओ ए कोई लाइन है, ओ बी कोई लाइन है, ये दोनों यहाँ पे मिली है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कोई एक थीटा बन रहा है, ये कोई एक एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। लेकिन यदि ऐसी कोई लाइन हो जो ओसी को, ऐसी कोई लाइन हो यानी कि कोई लाइन ओसी हो जो ए बी को, जो यहाँ पे ए ओ और ओ बी के बीच में जो एंगल है यानी कि थीटा है, उसको दो बराबर भागों में यदि डिवाइड कर दें, यानी कि ये वाला एंगल यदि अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि सी ओ ए सी लाइन है जो यहाँ पे बीच में बने हुए एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो जो सी ओ जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, उसे ही बोला जाएगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि यह अंदर वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये आपको ध्यान रखना है, अंतः कोण समद्विभाजक भी इसे बोला जाता है। क्लियर? लेकिन यदि कहानी कुछ थोड़ी सी अलग हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि अब ये वाले एंगल की हम बात नहीं कर रहे। मान लीजिए इसको मैंने पीछे बढ़ाया, ठीक है, इस लाइन को हमने पीछे बढ़ाया, ठीक है, इस लाइन को हमने पीछे बढ़ाया, थोड़ी सी टेढ़ी चली गई लाइन, दोबारा से बना लो। ये जो लाइन है उसको यदि मैं पीछे बनाता हूँ तो आपको पता है सर ये तो है ही सही, ये तो यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा हो ही रहा है, लेकिन मान लीजिए ये जो बाहर का एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक वाला, ठीक है बाबू, ये भी क्या हो रहा है, किसी दूसरी लाइन से ये भी डिवाइड हो रहा है बराबर भागों में, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है। ये यदि बीटा है तो ये भी बीटा होगा, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे लाइन है इसको मैं यदि Z नाम दे देता हूँ, इसको O दे देता हूँ, तो जो OZ रहेगी वो क्या हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? सही है। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता है कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है ये पूरा, ये कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा भैया 180 डिग्री का होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं, अल्फ़ा, एक और अल्फ़ा, एक बीटा आ रहा है और एक और बीटा आ रहा है, और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। यदि आप देखते हैं यहाँ से तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका एक यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। दो कॉमन लेना, आराम से काट लेना, आराम समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बड़े आगे। तो ये दो चीज़ें थी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बारे में छोटी छोटी। अब अगली हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे हम देखते हैं प्री के एग्ज़ाम में, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस में तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी फिर भी आप ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल, मान लीजिए कोई दो एंगल है अल्फ़ा और बीटा, यदि उन दोनों का सम यदि 90 डिग्री के बराबर है तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। यदि दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। यानी कि दोनों में एक ही बात है कि सर जो यहाँ पे मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, कोई एंगल है थीटा, यदि मैं यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखूँ और सप्लीमेंट्री लिखूँ, कॉम्प्लीमेंट्री यदि मैं लिखना चाहता हूँ इसका, तो कॉम्प्लीमेंट्री आप कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर दोनों का मुझे सम कितना करना है, 90 डिग्री करना है, ठीक है। यदि कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे लिखूंगा, तो आप बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा लिख दो। क्लियर? अच्छा, सप्लीमेंट्री कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर सप्लीमेंट्री इसका क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये 180 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्या आप 90 प्लस 90 नहीं लिख सकते क्या, बोलो भाई, सही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू है। यानी कि जो सप्लीमेंट्री है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? 90 डिग्री ज़्यादा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, यदि कोई थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा, सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा होगा। 180 को 90 प्लस 90 माइनस थीटा लिखा अपन ने, ठीक है। और यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा है उसका मतलब है सी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी मैथ से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात याद रखनी है कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री से 90 डिग्री बड़ा है। क्लियर है? तो ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी है और अगली क्लास में भी हम बेसिक थ्योरी ही करने वाले हैं, और इवन भी मान के चलिए 3-4 क्लासेस तक हम बेसिक ही जानेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डेली हम जान लेंगे। और मैं हर क्लास में आपको लास्ट में एक स्पीड बूस्टर कराऊंगा, जो आज की जो यादें हैं उनको ताज़ा कर दे, यानी कि जो आज हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर दे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तरीका ये रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करें, फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, द मेजर ऑफ एन एंगल, कोई एंगल है थीटा, ठीक है, कोई एंगल है थीटा, उसका मान क्या है? द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 लेस देन, 14 डिग्री लेस है, देन मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोई एंगल थीटा है वो अपने, हिंदी वाले समझ लो भाई, कोई एंगल थीटा है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, अच्छा थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, पहले जो लैंग्वेज बोली है उसको लिख लो। तो आप बोलेंगे सर थीटा यदि यहाँ पे एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि बोला ये गया है कि जो थीटा है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। 14 डिग्री कम है तो माइनस 14 डिग्री कर दो, ज़्यादा बोला जाए तो प्लस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सोल्व कर लो, थीटा बराबर यहाँ से थीटा उधर गया 2 थीटा हो जाएगा, 90 में से 14 घटाओ और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 38 डिग्री यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे। तो नॉर्मल सी बात थी क्वेश्चन में कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोई एंगल है थीटा वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। ज़्यादा बोले तो यहाँ प्लस कर देना, और यदि सप्लीमेंट्री बोल देता है तो 180 माइनस थीटा करेंगे यहाँ पे। क्लियर? बढ़े आगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखना भैया मेरे, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल इज 10 डिग्री। कोई भी मान लीजिए कोई एंगल है, ठीक है, उसका सप्लीमेंट्री कोई भी एंगल है थीटा मान लो, उसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा ये किसके बराबर है? द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, यानी कि ओरिजिनल एंगल का 4 टाइम कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 4 थीटा हो गया, ठीक है। और 4 थीटा से भी कितना, 4 थीटा से कितना ज़्यादा है? 10 डिग्री ज़्यादा है, बोला हुआ इसने, है ना। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर, देखो भाई 10 डिग्री ज़्यादा है किससे? अपना जो यहाँ पे ओरिजिनल एंगल है, ओरिजिनल कौन सा था? थीटा, उसके 4 गुने से 10 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो ओरिजिनल एंगल के 4 गुने से 10 ज़्यादा है। फिर से समझना बातों को, सप्लीमेंट्री एंगल ओरिजिनल एंगल के 4 गुने से 10 ज़्यादा है। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर से लिख देता हूँ, इक्वेशन क्या बनी थी? 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 4 थीटा प्लस 10 डिग्री। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू को देखते हैं तो थीटा इधर गया तो कितना हो जाएगा? 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 10 डिग्री को उधर भेज दो, 170 आ गया। और यदि आप यहाँ से थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो बड़ी ही आसानी से 34 डिग्री ये आपके सामने प्रकट हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? सही है, बढ़े आगे। चलो साहब आगे क्या बोला गया है? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x प्लस 4 डिग्री, यानी कि कोई एंगल है के, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल के मेजर 6x डिग्री, यानी कि कोई के है, उसकी यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता हूँ तो वो तो कितना है? 6x डिग्री है। और यदि मैं के सप्लीमेंट्री की बात करता हूँ तो कितना है? 12x प्लस 4 डिग्री है। अच्छा एक बात अभी मैंने आपको बताई थी कि सप्लीमेंट्री जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री से ज़्यादा होता है, कितना? 90 डिग्री ज़्यादा होता है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि भैया ये जो सप्लीमेंट्री है ना, ये नीचे मैंने सप्लीमेंट्री लिखा है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है, ये जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री है, ये जो सप्लीमेंट्री है और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री ज़्यादा है 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? 12x प्लस 4 माइनस 6x बराबर कितना? 90 डिग्री यहाँ पे कर देंगे। ये सप्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का डिफरेंस कितना? 90 डिग्री। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो 6x प्लस 4 बराबर 90। यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितनी आ जाएगी? 80
कितना आ जाएगा 90 माइनस 4 होगा तो कितना आ जाएगा 86/6 यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे जो कि स्पीड बूस्टर थे आपकी क्लास के। हर क्लास में ये स्पीड बूस्टर हम करने वाले हैं और बात मान के चलिएगा ये जितने भी मैं स्पीड बूस्टर में क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं मेनली जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो कैट एग्जाम के और एसएससी सीजीएल मेंस के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, प्री के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही देखकर उड़ा दोगे। क्लियर है, सिलेबस अलग नहीं है, बस क्वेश्चन का जो थोड़ा सा लेवल है, जो अपना जो थिंकिंग लेवल होता है वो थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो जी, तो अगली क्लास में हम इसी सेशन को आगे क्लियर करेंगे पूरा लाइन एंड एंगल का अगला पार्ट, एक और पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए यदि आप बेल आइकन दबाते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में लाइन एंड एंगल के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू। कशाला थांबलास रे वाजव की